सो वेलकम एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम क्यों वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, एज वेल एज हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं तो तब हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं। तो हम डेटा समराइजिंग तक पहुँचे हुए थे, वहाँ से आज आगे जाते हैं। नाउ समराइजिंग डेटा। अब डेटा कलेक्ट हो गया है और उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समराइज करना है सो दैट उसके आधार पे, उसके बेस पे एक इन्फेरेंस प्रिपेयर किया जा सके। सो फर्स्ट टूल टू समराइज डेटा इज टेबल्स। अब टेबल्स क्या है? तो टेबल्स है सिंपलेस्ट वे टू समराइज डेटा। अगर कुछ भी डेटा इंटरप्रेट करने का कोई भी टूल है तो उसमें से सबसे इजी है तो वो है टेबल। टेबल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। डेटा आर प्रेजेंटेड एज एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेजेस। टेबल में डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स और ग्राफ्स, इससे हम बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है क्योंकि ये किसी भी जगह पे सर्वे करना होता है, बहुत सारे ट्रेंड्स को एक साथ शो करना होता है कई बार, और साथ ही कभी न्यूमेरिकल डेटा है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना होता है, तो चार्ट बहुत ही यूज़फुल होता है। चार्ट है उसके कई प्रकार है, जैसे कि पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ग्राफ्स है तो वो टेबुलर होते हैं, लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है। सो चार्ट और ग्राफ क्या है? चार्ट एंड ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने टेबल में देखा कि टेबल में से डेटा सिंपलेस्ट वे में समराइज किया जा सकता है, वेर एज चार्ट और ग्राफ में क्या होता है कि डेटा हमारे सामने विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, मतलब हम उसको देख के समझ सकते हैं। अगर उसमें कभी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं भी है तो भी रिसर्चर है या ऑडियंस है वो डेटा को समझ सकती है, बिकॉज उसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन कलरफुल वे में किया हुआ होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ ऑल डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स और ग्राफ्स के नीचे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ ही होता है। डेटा आर प्रेजेंटेड एज एब्सोल्यूट परसेंटेजेस और एज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। चार्ट और ग्राफ में डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एब्सोल्यूट परसेंटेज होते हैं, मतलब उसमें फ्रैक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यस, टेबल में, चार्ट और ग्राफ में एक ये सिमिलैरिटी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूमेरिकल होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबल, चार्ट और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देखा था कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे ईयर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट हैंड साइड पे बर्थ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने थोड़ा बहुत समझने का ट्राई किया था। अब चार्ट और ग्राफ के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर यूज्ड टू पोर्ट्रे ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड कंपैरिजंस। जब कोई एक मार्केट में कोई डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स प्रिवेल कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड कौन सा फेवरेट है ऑडियंस का, ये जब जानना होता है तभी चार्ट यूज़फुल होता है। साथ ही दो वेरिएंट्स के रिलेशनशिप्स, को रिलेशनशिप्स को फाइंड करना है तो उसके लिए भी चार्ट और ग्राफ दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। थर्डली, कंपैरिजन शो करना होता है। जब दो वेरिएंट्स का कंपैरिजन बताना होता है, उसकी वैलिडिटी, उसकी लॉजिकल कोरिलेशनल को बताने के लिए हम चार्ट और ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। अब चार्ट और ग्राफ कैसे होते हैं? The most informative charts and graphs are simple and self-explanatory.
अब ये चार्ट की और ग्राफ की एक स्पेशलिटी है कि जब भी कोई चार्ट इंफॉर्मेटिव है तो वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कब होता है, तो वो जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होता है, और साथ ही उसमें उतना ही वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है। उसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सो बार चार्ट है। बार चार्ट में हम देखते हैं कि उसे कंपैरिजन शो करने के लिए और डेटा को कैटेगराइज करने के लिए बार चार्ट को यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडली, लाइन ग्राफ। नाउ लाइन ग्राफ इज समथिंग दैट वी कैन यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1976 से लेके अब तक जितने भी फैशन ट्रेंड्स हुए हैं या जितने भी मार्केट ट्रेंड्स हुए हैं वो सबको एक ही पेपर पे शो करना है, तो उसके लिए लाइन ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल टूल रहेगा। Thirdly, there is pie chart. Now, pie chart is something that is used to show percentages or proportional share. पाई चार्ट में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पाई चार्ट है उसमें परसेंटेज का फॉर्मेशन दिखाना है, या फिर ये कहो कि उसमें प्रोपोर्शनल मतलब जो फ्रैक्शनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना है, तो पाई चार्ट बहुत ही यूजफुल है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ इंटरप्रिटेशन। ये अब तक हमने जो देखा वो था डेटा का इंफॉर्मेशन, डेटा कैसा होता है, डेटा को कैसे प्रोसेस करना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, ये सब हमने पहले देखा है, पहले हमने ये सब लर्न किया है। तो आज आगे चलते हुए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। So what is interpretation? This question must strike in our minds when we come across this word. The answer is interpretation refers to the task of drawing inferences from the collected facts after an analytical or experimental study. So interpretation क्या है? Interpretation एक टास्क है, एक एक्टिविटी है। किस चीज़ की एक्टिविटी है? टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम द कलेक्टेड फैक्ट्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की गई है उसके बेस पे एक इन्फेरेंस क्रिएट करने की, एक कंक्लूजन पे आने की एक टास्क है आफ्टर एन एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जब भी कोई रिसर्च एनालिटिकल होता है जिसमें एनालिसिस है या जिसमें एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसे टाइप के रिसर्च में इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस है वो फैक्ट के बेस पे इन्फेरेंस तक पहुंचने की एक सिंपल एक्टिविटी होती है। इंटरप्रिटेशन इज द डिवाइस थ्रू विच the factors that seem to explain what has been observed by researcher in the course of the study can be better understood, and it also provides a theoretical conception which can serve as a guide for further research. So again, इंटरप्रिटेशन एक टास्क होने के साथ साथ एक डिवाइस है, एक टूल है, through which the factor that seem to explain what has been observed by researcher in the course of study can be better understood. So रिसर्चर ने अपने रिसर्च के दौरान जो फैक्टर या जो कुछ ऑब्जर्व किया है वो अच्छे से समझाया जा सके, अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, उसका एक वे है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए थियोरेटिकल कंसेप्शन which can serve as a guide for further research. साथ ही इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इंटरप्रिटेशन एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक थियोरी होती है which can serve as a guide for further research, जिसके बेस पे अगर आगे इन फ्यूचर किसी रिसर्चर को सेम टॉपिक पे रिसर्च करना है तो वो उसके लिए एक थियोरेटिकल कंसेप्ट का वे भी बन सकता है। नाउ टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन करना है
तो उसके साथ ही कुछ ऐसे टिप्स हैं, ऐसे पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं कि जो रिसर्चर को याद होने चाहिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ व्हाट डज इट से? लेट अस सी. इट सेज researcher must give reasonable explanation of the relations which he has found, and he must interpret the lines of relationship. अब रिसर्चर ने क्या करना है? ही हैज़ टू गिव रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस. वो जस्टिफिकेशन देता है अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए. सो दैट जस्टिफिकेशन हैज़ टू हैव सम कोहेजन एंड कोहेसन एज वेल एज विद द अदर. जो दूसरा आइडिया है, एक आइडिया को प्रूव करने के लिए, एक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उसने जिस लॉजिक का बेस लिया है, जिस आइडिया का हेल्प लिया है, या जिस हाइपोथेसिस का हेल्प लिया है, वो बहुत ही कोहेसिव होना चाहिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लॉजिकल होने चाहिए. इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विथ सम लॉजिकल सेंस एज वेल एज रेशनल सेंस. So which he has found, and he must interpret the lines of relationships. So उसने जो findings निकाली है वो रिसर्चर ने खुद इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करनी होती है. एंड दिस हैज़ टू डू समथिंग विथ रीज़न. इसमें थोड़ा रीजनिंग होना ज़रूरी है, एज वेल एज थोड़ा लॉजिकल टच भी होना ज़रूरी है. सेकेंडली, extraneous information, if collected during the study, it must be considered while interpreting the final results of research study. अब रिसर्च में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी आ गई होती है कि जो इररेलेवेंट है, तो उसको भी कंसिडर कर लेना है. और ये ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रानियस है वो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने में बहुत ही यूज़फुल रोल प्ले कर सकती है. थर्डली, बिफोर एम्बार्किंग अपॉन फाइनल इंटरप्रिटेशन, to consult someone having insight into the study and who is frank and honest, will not hesitate to point out omissions and errors in logical argumentations. अब सब डेटा कलेक्ट हो गया है, डेटा का इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बेस पे इन्फेरेंस भी बन चुका है. बट क्या करना है रिसर्चर ने कि उसने फाइनल इंटरप्रिटेशन ड्राफ्ट करने से पहले एक काम ये करना है कि उसने जाना है एक ऐसे इंसान के पास कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल है और जिसको रिसर्च का अच्छा नॉलेज है, साथ ही जो फ्रैंक है, मतलब जो कोई फ्लॉ है, कोई एरर है तो वो बता सकता है, और जो ऑनेस्ट है, जो जेन्युइन है, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकता है. ऐसे एक रिसर्चर या ऐसे रिसर्च एक्सपर्ट को उसने अपना रिसर्च या डेटा इंटरप्रिटेशन दिखा देना चाहिए. एंड विल नॉट हेजिटेट टू पॉइंट आउट ओमिशंस एंड एरर्स इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशंस. ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर रिसर्च में कुछ ऐसा है कि जो इररेलेवेंट है उसको ओमिट कर देना है, या उसके बदले कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है कि जो थोड़ा बहुत सेंसिबल हो, जिसमें थोड़ा बहुत मीनिंग हो, तो एक वे मिल जाता है रिसर्च को. सो द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आई मस्ट से, कि उसने डेटा इंटरप्रेट कर लिया है, लेकिन अगर वो डेटा का इंटरप्रिटेशन वैलिडेट नहीं है तो उसके रिसर्च की कोई वैल्यू रहती नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. रिसर्चर मस्ट accomplish the task of interpretation only after considering all relevant factors affecting the problem to avoid false generalization. इसका मतलब ये है कि रिसर्चर ने जो इंटरप्रिटेशन का टास्क करना है वो तभी हो सकता है जब उसके पास सारे ही फैक्टर्स हैं, सारे ही लेट्स से रीजंस हैं, वो रेलेवेंट है कि जो प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ फॉल्स जनरलाइजेशन भी उसमें
नहीं होने चाहिए। रिसर्चर ने स्टेटमेंट रेडी किया है इंटरप्रिटेशन का, तो उसमें रिसर्चर ने ये देखना ज़रूरी है कि उसमें कोई फॉल्स बिलीव्स नहीं है या उसमें कोई इलॉजिकलिटी नहीं है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस इन इंटरप्रिटेशन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी छोटे से छोटा टास्क परफॉर्म करते हैं या कोई पीपीटी क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम उस इंसान को दिखा ही देते हैं जिसको उसकी नॉलेज है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक प्रिकॉशन लिया, एक प्रिवेंशन लिया कि हमारे काम में अगर कुछ गलती है तो वो सुधर जाए और साथ ही हम एक ऐसा काम कर पाए कि जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। लाइकवाइज रिसर्चर मस्ट पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन। रिसर्चर ने जब इंटरप्रिटेशन रेडी कर ली है तो उसने साथ में ये सब पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए, इनमें ध्यान देना ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So first is, researcher must invariably satisfy himself that the data is appropriate, trustworthy and adequate for drawing inferences. रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट कर लिया है, बट साथ में ही रिसर्चर ने क्या करना है, उसने एक बार श्योरिटी ले लेनी है, एक बार श्योर हो जाना है कि उसने जो डेटा कलेक्ट किया है वो एप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट है, ट्रस्टवर्दी है, मतलब उस पर बिलीव किया जा सकता है, भरोसेमंद हो, और साथ ही एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब वो सफिशिएंट होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर ड्राइंग इन्फरेंसेस। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए डेटा का क्या होना ज़रूरी है, तो वो है डेटा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिस पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सके, एंड सफिशिएंट होना चाहिए क्वांटिटी वाइज। नाउ सेकेंडली, रिसर्चर मस्ट also satisfy himself that the data reflects good homogeneity. अब डेटा कलेक्ट किया है लेकिन वो रिसर्च टॉपिक के बेस पे नहीं किया गया है, उसमें रेलिवेंसी नहीं है, तो डेटा का कलेक्शन रॉन्ग है। मतलब रिसर्चर जब डेटा कलेक्ट करता है तो उसने ये ध्यान ज़रूर रखना होता है कि उसका डेटा है वो रिसर्च टॉपिक के साथ सिमिलर हो, रेलेवेंट हो और मैच करता हो। थर्डली, रिसर्चर शुड डू one thing, that he should find out if the proper analysis has been done through statistical methods. अब जब डेटा स्टैटिस्टिकल है और रिसर्च की फील्ड भी स्टैटिस्टिकल है, फॉर एग्जांपल स्टैट के सब्जेक्ट में ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिकल डेटाज बहुत होते हैं। कोई सर्वे है, न्यूमेरिकल सर्वे है, या फिर साइकोलॉजी का कोई सर्वे है कि जिसमें डेटा का इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिकल वे में करना है, तो रिसर्चर ने क्या करना होता है कि वो डेटा का एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड से किया हुआ होना ज़रूरी है। अगर स्टैटिस्टिकल मेथड से डेटा इंटरप्रेट किया गया होगा तो डेटा के इन्फरेंसेस अच्छे मिलेंगे और एक्यूरेट मिलेंगे। The researcher must remain cautious about the errors that can possibly arise in the process of interpreting results. अब रिसर्चर है वो ये चीज़ ज़रूर श्योर करना चाहेगा, उसने ये चीज़ ज़रूर श्योर करने लेनी चाहिए कि वो जो एरर्स रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते वक्त आते हैं उससे रिसर्चर खुद वाकिफ़ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये एरर आएगा ही, तो उसने उस एरर का बैकअप ढूंढ लेना पड़ता है। ही शुड बी वेल इक्विप्ड विथ and must know the correct use of statistical measures for drawing inferences concerning his study. रिसर्चर के पास नॉलेज होना चाहिए और उसे ये भी पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल मीजर्स है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, तो उसका सही उपयोग कब करना है जब कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे होते हैं उसके रिसर्च टाइटल के हिसाब से। नेक्स्ट इज
As such, he must take the task of interpretation as a special aspect of analysis and accordingly must take all those precautions that one usually observes while going through the process of analysis. तो इसके लिए रिसर्चर ये चीज़ ज़रूर कर सकता है कि वो इंटरप्रिटेशन को स्पेशल एक्टिविटी समझे, और ये एक्टिविटी में क्या होगा, एनालिसिस होगा. साथ ही ऐसा भी कहा है कि ही मस्ट टेक ऑल दिस प्रिकॉशंस देन वन यूजुअली ऑब्जर्व्स व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. जब एनालिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, उसका प्रोसेस ऑन गोइंग होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो प्रिकॉशंस है, जो पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ है, वो रिसर्चर को पता होने चाहिए और उसने इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, प्रिकॉशंस कंसर्निंग द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. डेटा रिलायबल है, डेटा उसकी ट्रस्टवर्दीनेस कितने लेवल तक है, ये रिसर्चर को पता होनी चाहिए. कंप्यूटेशनल चेक्स, मतलब जो कंप्यूटर के बेस पे चेकिंग की जाती है. वैलिडेशन, मतलब उसकी वैलिडिटी, उसकी लॉजिकल सेंस कितनी है. एंड कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें बहुत ही, ये सब एलिमेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि जो इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में रिसर्चर को पता होने चाहिए और ये इन्फरेंसेस ड्रॉ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ही मस्ट पे special attention to this aspect while engaging in the task of interpretation. तो जब इंटरप्रिटेशन के टास्क में रिसर्चर इन्वॉल्व होता है, तो उसने डेटा की रिलायबिलिटी, कॉम्प्यूटेशनल चेक्स, वैलिडेशन और रिजल्ट की कंपैरिजन, ये अच्छे से जान लेनी चाहिए और उसने प्रॉपर अटेंशन पे करना चाहिए. There should be constant interaction between initial hypothesis, empirical observation and theoretical conception. ये components हैं. Initial hypothesis मतलब जब रिसर्च स्टार्ट होता है तो रिसर्च की हाइपोथेसिस होती है. हमें जो एलिमेंट या जो स्टेटमेंट को राइट प्रूव करना है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं. तो ये हाइपोथेसिस इनिशियल लेवल पे क्या है वो रिसर्चर को पता होनी चाहिए. एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है तो वो भी रिसर्चर को पता होना चाहिए. साथ ही थियोरेटिकल कंसेप्शंस मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो फ्यूचर रिसर्च के पर्पस के लिए थियोरेटिकल पर्पस फुलफिल करते हैं, ये सब रिसर्चर को पता होने चाहिए. नाउ जैसे कि हमारे क्लास का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग. अब तक हमने जो देखा वो डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस थी. अब आगे रिपोर्ट राइटिंग पे चलते हैं. तो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट ये वर्ड हम सुनते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में आते हैं. सच एज मेडिकल टेस्ट के रिपोर्ट्स होते हैं, कोई जगह पे कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ने किसी ने आई विटनेस किया है तो जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट के फॉर्म में न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है. थर्डली स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाती है, स्पेशली लिंग्विस्टिक पर्पस पे. तो ये सब रिपोर्ट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं. रिसर्च में भी रिपोर्ट राइटिंग की सिग्निफिकेंस बहुत है. सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. जब रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो कौन कौन से स्टेप्स कौन से क्रोनोलॉजी में आने चाहिए ये हमें जान लेना ज़रूरी है. सो स्टेप 1 इज़ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट है रिसर्च का उसका लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, जो कि रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप है. अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम
तो सेकंड स्टेप पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन। सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस हो गया और उसके एनालिसिस की जो एक आउटलाइन बनाई जाती है, एक राइटअप बनाया जाता है, उसको हम फाइनल आउटलाइन बोलते हैं। फाइनल आउटलाइन के बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। सो फाइनल आउटलाइन बन चुकी है, लेकिन अभी उसको फ्रेम करना है, तो वो फ्रेमिंग जो है उसको एक रफ ड्राफ्ट का नाम दिया गया है। फोर्थ स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज री राइटिंग एंड पॉलिशिंग। सो री राइटिंग एंड पॉलिशिंग में क्या होता है कि री राइटिंग एंड पॉलिशिंग में कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसको रिमूव कर देना है, या वो एक ऐसे वे में लिखना है कि जो किसी को मिस इंटरप्रेट वो सेंटेंस ना हो, तो उसको हम री राइटिंग बोलते हैं। एंड पॉलिशिंग, तो इसमें लैंग्वेज चेक होता है, कोई जार्गन्स है, कोई टेक्निकल टर्म्स है, कोई डिस्कोर्सिव टर्म्स हैं जो कि रिसर्चर के लिए मायने रखती हैं, तो वो उसमें रिपोर्ट राइटिंग में इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसको पॉलिशिंग बोला जाता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या है, तो जो लिटरेचर को एक्नॉलेज करने की प्रोसेस है, रिसर्चर ने जब भी उसका रिसर्च का थीसिस प्रिपेयर किया, तो उसमें उसने जिस सोर्सेस को यूज़ किया है, जिस ऑथर के वर्क्स यूज़ किए हैं, यूटिलाइज किए हैं, वो सब को एक्नॉलेज करने की एक रिसर्च फील्ड की जो प्रोसेस है, जो एक राइटअप है, उसको बिब्लियोग्राफी का नाम दिया गया है। बिब्लियोग्राफी के बन जाने के बाद फाइनल स्टेप आता है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। देखिए थर्ड स्टेप जो है वो है रफ ड्राफ्ट, उसमें रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, जबकि लास्ट स्टेप है उसमें रफ ड्राफ्ट नहीं है, सीधा फाइनल ड्राफ्टिंग ही किया जाता है। नाउ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो देयर आर two ways in which subject can be developed. So first way is logical way and second one is chronological way. ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस दो बेस पे किया जाता है। लॉजिकल एनालिसिस, उसमें लॉजिकल सेंस होती है, एंड सेकेंडली क्रोनोलॉजी हैज समथिंग टू डू विथ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ओके, the logical development is made on the basis of mental connections and associations between and another by means of analysis. तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैटर को लॉजिकल एनालिसिस जाता है, तो वो कौन से बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कनेक्शंस एंड एसोसिएशंस। सो लॉजिकल कनेक्शन होता है और लॉजिकल अटैचमेंट होता है, किसके बीच में, बिटवीन द वन थिंग एंड अनदर बाय मीन्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के थ्रू दो चीज़ों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन और लॉजिकल एसोसिएशन चेक करने की या उसको एनालाइज करने की जो प्रोसेस है, उसको लॉजिकल एनालिसिस बोला जाता है। सेकेंडली chronological development. So chronological development is based on a connection or sequence in time or occurrence. देखिए मैंने पहले ही बताया था कि क्रोनोलॉजिकल है तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बिलोंग करता है। इसमें क्या बताया गया है कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर बेस होती है, कनेक्शन और सीक्वेंस इन टाइम और अकरेंस। सो सीक्वेंशियल ऑर्डर में कौन सी चीज़ पहले आई, उसके बाद दूसरा क्या आया, फिर तीसरा क्या आया, दैट वे एक के बाद एक जो लॉजिकल सीक्वेंस में सेट होती है, उस हिसाब से सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसको क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस बोला जाता है। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या है, तो
तो आउटलाइंस आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच लॉन्ग रिटन वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। एक ऐसा फ्रेमवर्क है आउटलाइन कि जिसके बेस पे, जिसके ऊपर लॉन्ग रिटन वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। आउटलाइन देना मतलब क्या कि आउटलाइन के बेस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, मतलब वन टाइप ऑफ थीम या वन टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है। थिर्डली, प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। Researcher will write down the procedure adopted by him in collecting the material for his study along with various limitations faced by him, the technique of analysis adopted by him, the broad findings and generalizations, and the various suggestions he wants to offer regarding the problem concerned। अब प्रिपरेशन है रफ ड्राफ्ट की, उसमें क्या फॉलो किया जाता है वो स्टेप में। सो रिसर्चर विल सिंपली राइट डाउन द प्रोसीजर। उसने, रिसर्चर ने जो प्रोसेस एडॉप्ट किया है अपने डेटा कलेक्शन में वो डिस्क्राइब करता है, अलॉन्ग विथ वेरियस लिमिटेशंस फेस्ड बाय हिम। साथ ही वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है कि उसने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की है, लिमिटेशंस एज इन जब वो रिसर्च कर रहा है तो उसे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा है रिसर्चर, रिसर्च फील्ड के रिलेटेड। द टेक्निक ऑफ एनालिसिस अडॉप्टेड बाय हिम, उसने जो एनालिसिस की जो टेक्निक रिसर्चर ने, कौन सी लॉजिकल थी, क्रोनोलॉजिकल थी, इस दोनों में से कौन सी टेक्निक उसने अडॉप्ट करी वो भी उसने मेंशन करना पड़ता है। द ब्रॉड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन इज समथिंग दैट इज वेरी कंसाइज, जबकि ब्रॉड फाइंडिंग्स है वो एलाबोरेटेड होती है, वो लेंथी होती है, ये भी रिसर्चर मेंशन करता है। एंड जनरलाइजेशंस एंड द वेरियस सजेशंस, थोड़े जनरल स्टेटमेंट्स भी रिसर्चर को ऐड करने होते हैं, और सजेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम कंसर्न। जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, जो रिसर्च स्टेटमेंट बनती है फर्दर स्टेज पे, ये सब रिसर्चर ने रफ ड्राफ्टिंग में मेंशन करना पड़ता है। फोर्थ स्टेप इज रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट। While rewriting and polishing, one should check the report for weaknesses in logical development or presentation। ठीक है। So what does it mean? जब रिसर्चर कुछ रिपोर्ट रीराइट या पॉलिश कर रहा होता है, उसने क्या चेक करना होता है? वीकनेसेस इन लॉजिकल डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन। उसने जो सेंटेंस की अरेंजमेंट की है उसमें लॉजिकल सेंस है, लॉजिकल डेवलपमेंट है, उसने जो रिसर्च का जजमेंट क्रिएट किया है, जो प्रॉब्लम थी उसको हाइपोथेसिस का स्वरूप दिया, और ग्रेजुअली उसने धीरे धीरे लिट रिव्यू, फिर आगे जो भी उसने फाइंड किया है वो सब उसने मेंशन किया है रिपोर्ट में। तो उसमें क्या कोई लॉजिकल डेवलपमेंट है? अगर नहीं है तो उसमें वो क्या ऐड करके लॉजिकल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकता है। उसकी प्रेजेंटेशन वीकनेसेस भी रिसर्चर को चेक करनी होती है जब वो रफ ड्राफ्ट को रीराइट करता है। इन एडिशन, द रिसर्चर शुड गिव ड्यू अटेंशन टू द फैक्ट दैट in his rough draft he has been consistent or not। अब साथ ही जब रीराइटिंग और पॉलिशिंग हो रही होती है तो रिसर्चर ने एक बात पे बहुत ध्यान देना होता है कि he has been consistent or not। जब वो रफ ड्राफ्ट लिख रहा था तो वो कंटिन्यूसली उसे लिख रहा था कि बीच बीच में कभी कभी गैप्स रह जाते हैं, कभी कभी वो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लिमिटेशंस के वजह से उसे अटेंड नहीं कर पा रहा था, ये सब भी उसने मेंशन करना पड़ता है। ही शुड चेक द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, दैट इज टू से ग्रामर, स्पेलिंग एंड यूजेज।
रिसर्चर ने साथ में ये भी चेक करना है कि उसने जो रफ ड्राफ्टिंग बनाया है, रफ ड्राफ्ट क्रिएट किया है, उसमें कोई ग्रामर का एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई फ्रेजल वर्ब का यूजेज है लेट्स से, तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब वो रिपोर्ट राइट कर रहा होता है तो उसने कंसिडर करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम थोड़ा आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पैशनेटली गिविंग योर ईयर्स। थैंक यू।